नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तराखंड में आगामी दिसंबर महीने में होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को चेन्नई में आयोजित रोड शो में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान विभिन्न सेक्टर से जुड़े निवेशकों के साथ बैठक की। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहे। बैठक में सीएम धामी की उपस्थिति में हेल्थ केयर, फार्मा, एनर्जी सेक्टर से जुड़े विभिन्न उद्योग समूहों के साथ 1,150 करोड़ से अधिक के एमओयू साइन किए गए हैं, जिस कारण ये कहना गलत नहीं होगा कि ये इन्वेस्टर समिट भी सफल रहा। चेन्नई में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल होने के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग, ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अनेकों क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। उत्तराखंड राज्य को पीस टू प्रोस्पेरिटी के मूल मंत्र के साथ सक्रिय एवं निवेश अनुकूल बनाया जा रहा है। सरकार की तरफ से उत्कृष्ट मानव श्रम, बेहतर अवस्थापना सुविधाएं, शांतिपूर्ण वातावरण, पारदर्शी प्रोत्साहन नीतियां उपस्थित की गई है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार ने राज्य के पारंपरिक क्षेत्रों जैसे पर्यटन, आयुष, वेलनेस, फूड प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल्स फर्मों के साथ साथ वैकल्पिक और ऊर्जा, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र को फोकस सेक्टर के रूप में शामिल किया गया है। इसी खबर में ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा जुड़ चुके हैं। अभी देखिए, चेन्नई से भी बड़ा लाभ मिला है, निवेश की बड़ी संख्या। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अभी चेन्नई से भी निवेशकों की बड़ी संख्या आ रही है उत्तराखंड। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो कुशल नेतृत्व है, जो करिश्माई नेतृत्व है, वो यहाँ पर अब देखने लगा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहाँ भी इन्वेस्टर समिट को लेकर जा रहे हैं, निवेशकों के साथ उनके बड़े एमओयू यहाँ पर करार हो रहे हैं। लगातार एमओयू साइन हो रहा है। उत्तराखंड में अगर इस निवेश की बात करते हैं तो अब तक 65,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू अब तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर कर चुके हैं। ये वो आंकड़ा है जो लोगों को लिए एक आसान भरोसा देने वाला है, उम्मीद जगाने वाला है कि उत्तराखंड राज्य में विकास की जो रफ्तार होगी और तेज होगी और राज्य को विकास की जो परियोजना है उनका लाभ यहाँ पर मिलेगा। जो निवेश यहाँ पर होगा, उस निवेश के जरिए उत्तराखंड के जो युवा हैं उनको रोजगार के मार्ग प्रशस्त होंगे, उनको रोजगार यहाँ पर मिलेगा और उत्तराखंड की जो आर्थिकी है और मजबूत होगी। ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चाहे यूएई का दौरा रहा हो, लंदन का दौरा रहा हो या फिर अब उनका जो चेन्नई का दौरा है दिल्ली के बाद, वो बड़ा सफल यहाँ पर रहा है। 10,115 करोड़ के एमओयू अब तक ये कह सकते हैं कि चेन्नई दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब तक यहाँ पर साइन कर चुके हैं। और एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एमओयू साइन कर रहे हैं अपने दौरों के दौरान और दूसरी तरफ शासन स्तर पर उन एमओयू को धरातल पर उतारने की तैयारी यहाँ पर चल रही है। शासन स्तर पर कोशिश की जा रही है कि जो एमओयू यहाँ पर हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के, उनको इन्वेस्टर समिट से पहले धरातल पर उतारा जाए ताकि जो निवेश का जो मार्ग है और प्रशस्त हो सके और राज्य की जनता की जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदें यहाँ पर बरकरार रह सके। जब सीएम गए थे विदेश, तो वहां से जो निवेशक लेके आए थे उनका जो इंटरेस्ट है वो पर्यटन के क्षेत्र में था। यहाँ पे किस क्षेत्र में इंटरेस्ट दिखाया गया है अभी? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि चेन्नई दौरे के दौरान जो एमओयू साइन किए गए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में, उसमें ज्यादातर शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र के ये एमओयू यहाँ पर है। वेलनेस के क्षेत्र में किस प्रकार से आगे बढ़ा जा सकता है उसको लेकर यहाँ पर हुआ। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में जो प्राकृतिक संसाधन है, उन प्राकृतिक संसाधनों के जरिए कैसे स्वास्थ्य के सेक्टर को मजबूत किया जा सकता है, उसी के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, उसको लेकर बातचीत यहाँ पर हुई है, एमओयू यहाँ पर हुए हैं। और ये कह सकते हैं कि जो एमओयू का आंकड़ा है वो लगातार उन आंकड़ों को छूता हुआ नजर आ रहा है, जो राज्य सरकार के लिए एक मील का पत्थर भी साबित होंगे और विकास के लिए एक कह सकते हैं कि सहायक भी यहाँ पर सिद्ध होने वाला है आने वाले दिनों में। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो करिश्माई नेतृत्व है उसका लाभ उत्तराखंड को मिलने लगा। इन्वेस्टर समिट से पहले ही हजारों करोड़ों के जो निवेश यहाँ पर हो चुके हैं और निवेश के लिए जो एमओयू साइन हुए उनको धरातल पर उतारने की तैयारी यहाँ पर चल रही है। जाहिर सी बात है अभय, और इसलिए सीएम ने खुद कहा है कि प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उत्तराखंड के हर उस सेक्टर को छूने का काम यहाँ पर कर रहे हैं
जिससे उत्तराखंड में विकास की जो रफ्तार है वो बढ़ सकती है। उत्तराखंड में जो निवेश के लिए जो सेक्टर है, चाहे आपका पर्यटन का सेक्टर हो, उद्योग का सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर हो या फिर दूसरे स्वास्थ्य के सेक्टर हो, उनको किस प्रकार से विकसित किया जा सकता है, उनको कैसे विकास की जगह से जोड़ा जा सकता है, उसको लेकर बातचीत यहाँ पर हो रही है। लगातार एमओयू साइन हो रहे हैं ताकि उत्तराखंड के हर सेक्टर में यहाँ पर निवेश किया जा सके और उसका लाभ राज्य की जनता को मिल सके। क्योंकि उत्तराखंड में ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से चारधाम के जरिए पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, उसी प्रकार से जो यहाँ के जो प्राकृतिक जो संसाधन है उसके जरिए जो स्वास्थ्य का सेक्टर है वो यहाँ पर और मजबूत हो सकता है। तो उसको लेकर लगातार सरकार कोशिश कर रही है। और प्रयासरत खुद यहाँ पे मुख्यमंत्री ही मोर्चे पर तैनात है। अभी बने रही हमारे साथ, अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। तो सिडलू में सहायक महाप्रबंधक मानव संसाधन बर्खास्त हो चुके हैं। 2 ड्राइवरों को भी नौकरी से किया गया है बर्खास्त। सिडकुल एमडी रोहित मीणी ने जारी किए हैं आदेश। फर्जी प्रमाण पत्रों को लेकर एमडी ने ये कार्रवाई की है। तो सिडकुल में सहायक महाप्रबंधक मानव संसाधन बर्खास्त हो चुके हैं। 2 ड्राइवरों को भी नौकरी से बर्खास्त किया गया है। तो बता दें एमडी की तरफ से ये कार्रवाई हुई है और सिडकुल एमडी रोहित मीणा ने ये आदेश जारी किए हैं। तो सिडकुल से ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। अभी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभी यहाँ पे फर्जी प्रमाण पत्रों का मामला है जिसको लेकर ये कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार इस समय किसी भी प्रकार से ऐसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देना चाहती है जो आने वाले दिनों में सरकार के लिए मुसीबत बन सकता है या सरकार की छवि को धूमिल कर सकता है। यही वजह है कि जब एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन्वेस्टरों को रिझाने का काम कर रहे हैं, राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में सिडकुल के भीतर जो ये कह सकते हैं कि जो आयोग के जो लोग हैं जो फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए अपने यहाँ पर नौकरी पाए हैं, उनके खिलाफ यहाँ पर ऐसा है कि जांच यहाँ पर चल रही है और उस जांच में अभी तक जो दोषी पाए गए उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। ये कह सकते हैं कि सहायक महाप्रबंधक जो एचआर है उनको हटाने का काम यहाँ पर किया गया। उनके साथ साथ जो ऐसे और जो चालक थे विभाग के भीतर जो भी अपने कह सकते हैं कि गलत साक्ष्यों के आधार पर इस पद पर अपनी नियुक्ति किए हुए थे, उनके खिलाफ बर्खास्ती के आदेश यहाँ पर कर दिए गए। सिडकुल के जो एमडी है, एमडी है रोहित मीणा, उनकी तरफ से उनकी बर्खास्तगी के आदेश यहाँ पर दिए गए। और आने वाले दिनों में ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ये जांच वहां पर चल रही है, जो तथ्यों की जो जांच वहां पर चल रही है, कई और बड़े अधिकारी या कर्मचारी भी इसकी गिरफ्त में आ सकते हैं जिनके अभी तक प्रमाण पत्रों की जांच यहाँ पर चल रही है। क्योंकि सरकार चाहती है, विभाग चाहता है कि जो पारदर्शी तरीके से जो काम विकास के यहाँ पर हो सकता है उसको आगे बढ़ाया जा सके। जिस तरह के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको किसी भी प्रकार से आगे ना बढ़ने दिया जाए, बल्कि उनको समय रहते हुए उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाएगी। और अगर सरकार का यही एक्शन रहा तो अभी आगे भी जो लोग ये भ्रष्टाचार में लिप्त है उनके लिए एक बड़ा सबक माना जाएगा। ये बिल्कुल सबक इस रूप में भी कहा जा सकता है कि जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार लगातार प्रयास यहाँ पर कर रही है कि जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार में जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो लगातार धरातल पर उतरने का उसका काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो ऐसे में अगर चाहे विभाग के भीतर का भ्रष्टाचार हो या बाहर किसी और परियोजना भ्रष्टाचार है तो उसे समाप्त करने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। लगातार जो जनता की जो शिकायतें हैं उन शिकायतों का निस्तारण यहाँ पर हो रहा है। अगर जनता की शिकायतें अधिकारियों के व्यवहार या उनके कार्यों से जुड़ी हुई होती है तो विभागीय स्तर पर उसकी जांच यहाँ पर की जा रही है। और उसका सीधा प्रमाण ये कह सकते हैं कि सिडकुल में जिस प्रकार से अवैध ये साक्ष्यों को लेकर नौकरी पाई गई थी उनके खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है और आने वाले दिनों में इस प्रकार की और कार्रवाई भी देखी जा सकती है। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि जो निवेशक यहाँ पर आएंगे या जो विकास की परियोजना यहाँ पर चले तो पूरी तरीके से पारदर्शी। बिल्कुल, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार की ये पहल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी तमाम जानकारियों के लिए। और हल्द्वानी में एक पटवारी को विजिलेंस की टीम ने 8,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल किसान के धान लगी खेती की जमीन की पटवारी में विवादित बताकर भेज दी। आरोप है कि रिपोर्ट सही करने के एवज में पटवारी ने किसान से 20,000 रुपए की मांग की थी, जिसके बाद 8,000 में बात तय हुई, जिसकी शिकायत किसान ने सतर्कता विभाग हल्द्वानी से की थी, जिस पर टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
तो रिश्वत खोर पटवारी गिरफ्तार हो चुके हैं। हल्द्वानी से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शिकायत पर विजिलेंस ने ये कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार कर लिया। 8,000 की रिश्वत लेते हुए इनको गिरफ्तार किया गया है। तो ऐसे में बता दें कि खेत की बनाई थी गलत रिपोर्ट और इसी गलती के कारण उन्होंने बता दें कि 8,000 रिश्वत लेने के बाद ये रिपोर्ट गलत बनाई थी और गिरफ्तारी हो चुकी है रिश्वतखोर पटवारी की। हल्द्वानी में ये पूरा हादसा हुआ है और किसान से ले रहा था रिश्वत लगातार, जिसके बाद से जैसी सूचना मिली तो 8,000 की रिश्वत जैसे ही पटवारी ने उनसे ली और इसके बाद जब सूचना मिली तो ये कार्रवाई करते हुए पटवारी को गिरफ्तार कर लिया है। तो शिकायत पर विजिलेंस ने ये कार्रवाई की है। पटवारी की गिरफ्तारी हो चुकी है। हल्द्वानी से ये पटवारी की गिरफ्तारी हुई है। रिश्वतखोर पटवारी गिरफ्तार हो चुका है। बता दें कि किसान से लगातार पैसे ले रहा था और ऐसे में गलत रिपोर्ट बनाने के पैसे उनके द्वारा लिए गए थे, जिसके बाद से विजिलेंस ने कार्रवाई करते हुए पटवारी को गिरफ्तार कर लिया है। 8,000 की रिश्वत लेने का आरोप है, जिसको लेकर ये गिरफ्तारी हुई है। खेत की बनाई थी गलत रिपोर्ट और इसके बाद से विजिलेंस की टीम ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की है। तो रिश्वतखोर पटवारी गिरफ्तार हो चुका है। बता दें कि 8,000 का रिश्वत जो है ये पटवारी ने लिया था, जिसके बाद से विजिलेंस की टीम ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। अब एक एंतुरा चारा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभी रिश्वत लेते हुए पटवारी गिरफ्तार हो चुका है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि ये बिजनेस की जांच थी जिस शिकायतकर्ता की तरफ से पटवारी के खिलाफ यहाँ पर रिश्वत देने की बात कही गई थी। उस पर विजिलेंस की जो टीम थी उन्होंने अपनी जांच यहाँ पर की थी और जो आरोप थे उन आरोपों को सही पाया गया था। और उसके बाद पूरी तरीके से कह सकते हैं कि पटवारी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए एक वहां पर जो रणनीति थी उस रणनीति को बनाने का काम यहाँ पर किया गया, जिसमें पटवारी 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ इस समय विजिलेंस को यहाँ पर गिरफ्तार हुए। और ये समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से काशीपुर क्षेत्र में लगातार किसानों की जो समस्या थी उन समस्याओं पर जिस प्रकार से राजस्व विभाग के अधिकारी ढूंढने गवैया अपनाए हुए थे, उस पर बड़ी कार्रवाई विजिलेंस की तरफ से की गई है। और ये समझा जा सकता है कि जो राजस्व विभाग के अधिकारी जो अब तक अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे उनके लिए बड़ा सबक है। समझा जा सकता है कि अगर अभी भी उनके द्वारा अपनी कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं लाया जाता है तो इसी प्रकार से विजिलेंस की तरफ से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको रंगे हाथ पकड़ने का काम किया जाएगा और जो जनता का उम्मीदें हैं उन उम्मीदों को आगे टूटने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि पटवारी जिस प्रकार से विवाद के नाम पर अपने ये कह सकते हैं कि आख्या के नाम पर रिश्वत लेने का काम कर रहे थे, उससे किसानों का मनोबल वहां पर टूट रहा था। यही वजह रही कि किसानों की समस्या पर, किसान की शिकायत पर विजिलेंस ने पटवारी को गिरफ्तार करने का काम किया है। जी, तो ये गलत रिपोर्ट बनाने की बात उजागर कहां से हुई थी, कैसे खोजबीन की गई थी इसके? अभी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जो शिकायतकर्ता थे, शिकायतकर्ता ने साफ तौर पर कहा था कि उनका एक पारिवारिक विवाद का जो मामला है, खेत का विवाद है, उसमें पटवारी की तरफ से जो आख्या दी गई, यानी पटवारी की तरफ से जो जांच रिपोर्ट दी गई है, पहले उनके खिलाफ जांच रिपोर्ट यहाँ पर दी गई थी, जबकि वह सही थे। उसके बाद जब एसडीएम कोर्ट में उनकी तरफ से अपील की गई थी तो एसडीएम के द्वारा इस जांच को दोबारा करने के लिए कहा गया था, जिस पर पटवारी ने उनकी जांच रिपोर्ट उनके फेवर में करने के लिए 8,000 रुपए की रिश्वत की मांग यहाँ पर की थी। और ये कह सकते हैं कि उस शिकायत के पूरी तरीके से यहाँ पर सही पाया गया था विजिलेंस की तरफ से और उसके बाद पटवारी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई जी बिल्कुल, बड़ी कार्रवाई यहाँ पे हो चुकी है और गिरफ्तार पटवारी हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक संपत्तियों को नागरिकों के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि सार्वजनिक संपत्तियों का अधिकतम और बेहतर इस्तेमाल किया जा सके, उस उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया है। इससे सामुदायिक विकास, सांस्कृतिक गतिविधियों और सामाजिक क्रियाकलापों को बढ़ावा मिलेगा। परिसंपत्ति का स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अधिकतम उपयोग हो, इसको लेकर भी जिला स्तर पर बनाई गई समिति की तरफ से निर्णय लिया जाए।
आरक्षण या सियासत। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों का मामला बेहद संवेदनशील है, जिसमें आरक्षण को लेकर कई बार सियासी दल राजनीति करते हुए भी नजर आए, लेकिन इस बार राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण का मामला सत्ता पक्ष के लिए चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है। सत्ता पक्ष के लिए इस बार ये मुद्दा बड़ा इसलिए भी है कि आने वाले दिनों में चुनाव है, जिसमें आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से बनने जा रहा है। इसलिए समय रहते हुए सरकार को इस मामले पर कोई फैसला लेना होगा, क्योंकि मामला प्रवर समिति को सौंपा गया, जिसमें 15 दिन के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। लेकिन 15 दिन के बाद सरकार ने इस मुद्दे को प्रवर समिति का कार्यकाल एवं महीने और बढ़ाया है और 1 महीने के बाद फिर समिति को 2 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब इस पर सियासत हो रही है। रिपोर्ट देखिए। राज्य आंदोलनकारी लगातार सरकार से आरक्षण लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से गठित समिति इस पूरे मामले पर सुस्त चाल से आगे बढ़ रही है, जिस पर राज्य आंदोलनकारी उग्र प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। वैसे तो सत्ता पक्ष की तरफ से भले ही पिछली विधानसभा सत्र में इस आरक्षण विधेयक को मंजूरी देने का काम किया गया था, लेकिन विपक्ष और कई विधायकों की तरफ से सवाल उठाए जाने पर सत्ता पक्ष ने इसे प्रवर समिति को सौंप दिया, जिसमें 15 दिन के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। लेकिन 15 दिन के बाद सरकार ने इस विषय पर प्रवर समिति का कार्यकाल 1 महीने और बढ़ाया और अब 1 महीने बाद फिर समिति को 2 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया। आपको बता दें कि आरक्षण के इस मामले पर पूर्व में भी कई सरकारों को राज्य आंदोलनकारियों के विरोध का सामना करना पड़ा था। इसलिए आरक्षण के इस विषय पर धार्मिक सरकार फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है। मंशा साफ नजर आ रही है कि घड़ियाली आंसू में और प्रैक्टिकली दोनों में बहुत अंतर है। लगातार जिस प्रकार से जो है राज्य आंदोलनकारी उपेक्षा, शहीद आंदोलनकारी की उपेक्षा ये हो रही है, और मुझे लगता है कि इससे बड़ा 10 साल से पुनर्बहाली की मांग को लेकर यहाँ पे राज्य आंदोलनकारी संघर्ष कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवाज घिराव कर रहे हैं। या तो मुख्यमंत्री अपनी मंशा स्पष्ट करें, और सबसे बड़ी बात यह है कि हजारों करोड़ों लाखों रुपए का इसमें पूरा प्रचार हो गया है कि राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण दिया गया है। राज्य आंदोलनकारी को क्षैतिज आरक्षण देने के मामले पर विपक्ष जहां राज्य आंदोलनकारी के पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी अपनी सरकार का बचाव कर राज्य आंदोलनकारियों को संयम रखने की सलाह दे रहा है। यानी इस मुद्दे पर सियासत भी हो रही है। वो लोग जिन्होंने इस राज्य के लिए सर्वस्व अपना बलिदान कर दिया, इस राज्य के लिए अपनी पूरी जवानी खपा दी, उनको क्षैतिज आरक्षण वो भी 10% देने के लिए इतनी ऊहापोह की स्थिति, जो प्रवर समिति इतनी कंफ्यूज्ड हो, जिसको यही पता ना हो कि हम 1 महीने में रिपोर्ट तैयार कर लेंगे या हमें 2 महीना लगेगा, तो उसकी रिपोर्ट आ भी जाएगी तो वो क्या भला करेगी। तो मामला सीधे साफ है कि चुनाव का इंतजार हो रहा है, मामले को फिर से लटकाने भटकाने और अटकाने का प्रयास हो रहा है। देखिए, जो राज्य आंदोलनकारियों का विषय है निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सरकार ने कमिटमेंट भी व्यक्त किया है। कैबिनेट की बैठक में भी मुख्यमंत्री जी ने राज्यवासियों को विश्वास दिलाया है कि उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारियों और उनके परिवार के लोगों को जो क्षैतिज आरक्षण देने का विषय है उस पर सहमति व्यक्त करी है। विधानसभा में भी इसको ध्वनि परिषद से पारित किया गया है, पर्वत समिति को सौंपा गया है और पर्वत समिति ने अब उसको टेक्निकली रूप से कुछ उसको दिक्कतें हैं, उसको सुधार करने के लिए उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारी और उनको मिलने वाले क्षैतिज आरक्षण का मुद्दा हमेशा से ही सियासी दलों के लिए चुनावी मुद्दा रहा है, लेकिन अब धामी सरकार से उम्मीद लगाए राज्य आंदोलनकारी सरकार के मंत्रियों से खासे नाराज दिख रहे हैं, जिनकी तरफ से इस मामले पर लापरवाही बरतने और ढुलमुल रवैया अपनाने का काम किया जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार समय रहते अगर कोई उचित फैसला नहीं लेती है, तो फिर आने वाले दिनों में सरकार के लिए राज्य आंदोलनकारी को मनाना भी बड़ी चुनौती बन सकता है। देहरादून से अभय कैतुरा की रिपोर्ट। और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दशहरा समापन के बाद देहरादून के परेड ग्राउंड का औचक निरीक्षण किया। उनके साथ स्मार्ट सिटी से संबंधित कई अधिकारी मौजूद थे। इसके बाद उन्होंने निरीक्षण करते हुए उस स्थल का भी निरीक्षण किया जहां पर रावण का दहन किया गया था। इस दौरान उन्होंने पाया कि जमीन पर लगी घास और साथ ही कई पेड़ पौधों को रावण दहन से काफी नुकसान पहुंचा है, जिसका उन्होंने बारीकी से परीक्षण करते हुए बन्नू बिरादरी को निर्देश दिए कि वो इसका यथा शीघ्र भुगतान करे।
तो शहरी विकास मंत्री ने किया है निरीक्षण और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि यहाँ पे रावण दहन हुआ था और दहन के दौरान यहाँ पे न सिर्फ घास बल्कि पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचा है और ये निरीक्षण उन्होंने किया है। पिछले 75 वर्षों से लगातार दशहरा मेला का कार्यक्रम होता रहा है और पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ पे आते हैं और अभी 76वां दशहरा मेला 24 तारीख को संपन्न हुआ, जिसमें हजारों लोग उसमें शामिल थे। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस कार्यक्रम में उपस्थित थे और चूंकि एक सांस्कृतिक दृष्टि से, परंपरा की दृष्टि से कार्यक्रम हुआ, बहुत से लोग इसमें, मैं भी इसमें शामिल था, मैं भी इसमें स्वयं आया था। और जब मैंने कहा कि 75 वर्षों से हम कर रहे हैं तो एक थोड़ा चेंज ये आया कि हमने इस स्मार्ट सिटी के माध्यम से यहाँ पे हमने काम कराए थे। परेड ग्राउंड के अंदर इस बार पहले ही मीटिंग हुई थी प्रशासन से कि परेड ग्राउंड के अंदर मेला कोई नहीं लगेगा, कोई ठेली, कोई फड़, कोई दुकान नहीं लगेगी। जबकि पूरा जिस टाइम हम शोभा यात्रा के साथ आए तो हमने देखा पूरा मेला ही हमारे परेड ग्राउंड के अंदर लगा हुआ है। तो ये थोड़ी बहुत कमियां रही हैं, बाकी अब बैठ के बातचीत करेंगे, जैसा भी होगा इसे पूरा करेंगे। और जो हमारे परेड ग्राउंड हमारा भी है और आप सबका भी है, जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, जो पुतलों के नीचे घास जली है, वो घास की भरपाई हम लोग करेंगे। और माननीय हमारे विधायक खजानदे जी ने भी आश्वासन दिया था कि जो भी खर्चा होगा दशहरे के बाद तो वो अपनी विधायक निधि से पूरा करेंगे। रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में करीब एक हफ्ता पहले आर्मी का एक जवान गंग नहर में डूब गया था, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। साथ ही पिछले एक हफ्ते से आर्मी के जवान को एनडीआरएफ की टीम नहर में जवान की तलाश कर रही है। वहीं अब गंग नहर बंद होने से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन सुबह से ही नहर में जवान की खोजबीन जारी है। इस दौरान एसपी देहात स्वपन किशोर सिंह का कहना है कि गंग नहर में जवान की तलाश जारी है। अब देखना होगा कि कब तक लापता जवान का शव मिलता है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।